Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles are we discussing today. So the first article is on the uniform policy on law and order और यहाँ पे बात करेंगे on the aspects of नेट ग्रिड. सो यहाँ पर नेट ग्रिड के ऊपर बात करेंगे, नेट ग्रिड क्यों लाया गया था, नेट ग्रिड के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इश्यूज है, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ द गवर्नर. सो यहाँ पर बात करेंगे गवर्नर कौन होते हैं, गवर्नर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स है, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी सीइंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. The third one is regarding the genetically modified mustard. So यहाँ पर बात करेंगे GM mustard के ऊपर, क्या है genetically modified organisms, क्या है genetically modified plants, कैसे हम लोग modify कर सकते हैं, ये GM mustard में क्या एबिलिटी है जो कि बाकी मस्टर्ड्स में नहीं था, एज वेल एज क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है genetically modified crops के, वो भी देखेंगे इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth one is regarding the emission gap report of the United Nations. तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसे हम लोग एनालाइज करेंगे, कंट्री स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, उसके जो सेलिएंट फीचर्स है वो देखेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. The fifth one is on the मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यहाँ पर भी बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी से अलग है, एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, कैसे वो इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, कैसे वो डिसीजंस लेते हैं, कंपोजिशन क्या है, कैसे बनाया गया था, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज ऑन द नेट ग्रिड. अब यहाँ पर बात किया जा रहा है दिस कमेंट्स कमिंग आउट ऑफ द होम मिनिस्टर इज रिलेटेड टू द नेट ग्रिड. सो बात करते हैं व्हाट इज दिस नेट ग्रिड. सो नेट ग्रिड इज एन एब्रिविएशन ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. सो क्या है नेट ग्रिड? सो नेट ग्रिड इज एन एम्बिशियस काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया है. एंड यहाँ पर इट इज़ एन सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, एक डाटाबेस है जहाँ पर हम लोग क्या करें, जितने भी वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वहाँ से जो डाटा है उसे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसे हम लोग एक डाटाबेस में सेंट्रलाइज कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग नए टेक्नोलॉजीज फॉर एग्जांपल बिग डाटा एंड एनालिटिक्स जैसे जो टेक्नोलॉजीज हैं उसे यूज़ करें ताकि हम लोग सस्पेक्टेड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को हम लोग ट्रैक कर पाए और वहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर पाए. So let's see the significance of NatGrid. क्या है significance? So significance of NatGrid you can understand कि कब लाया गया था. NatGrid लाया गया था आफ्टर दी 26/11 अटैक. जो 26/11 अटैक्स हुए थे मुंबई में, जहाँ पर पूरा मुंबई जो है वो जला था, ताज होटल जला था, पूरे देश रोए थे, वहाँ पर उसके बाद उनको पर्सनैलिटीज़ को लगा था, उनकी जितने भी अथॉरिटीज़ उन्हें लगा था कि जितने भी एजेंसीज़ हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन हैं वो डिफरेंट स्टोरेजेस में कैप्ट होते हैं. वहाँ पर देयर इज नो सेंट्रलाइज डाटाबेस और इस सेंट्रलाइज डाटाबेस नहीं होने के कारण देयर आर कॉजिंग अ मेजर हर्डल इन डिटेक्टिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज़. और इसे देखकर ही हम लोग ने क्या लाने की कोशिश की, वी हैव ब्रॉट इन द नेट ग्रिड. सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ नेट ग्रिड इज दैट इट इज अ सिक्योर्ड सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस. अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसके साथ साथ जो आपके बैंक डिटेल्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हैं, जो इमिग्रेशन के डिटेल्स हैं, ट्रेन डिटेल्स हैं, ये सब डिटेल्स भी इंटीग्रेट कर देंगे ताकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रीएम्प्टिव स्टेज में ही हम लोग उसे रोक पाए. Another feature here, the significance here is that ये जो डाटाबेस हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज को हम लोग ला रहे हैं, वहाँ से डाटा को ला रहे हैं, डिफरेंट हम लोग इंटेलिजेंस एजेंसी से डाटा को ला रहे हैं, सो देयर इज अ ह्यूज डाटा. अब इस ह्यूज डाटा को आप कैसे एनालाइज करोगे और इस एनालिसिस के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को भी यूज़ करें. फॉर एग्जांपल बिग डाटा एनालिटिक्स और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे. उसके बेसिस पर हम लोग वो डाटा को स्टडी करेंगे और उस डाटा को जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग फिर हर एक एजेंसी को ऑन द बेसिस ऑफ केस टू केस बेसिस प्रोवाइड करेंगे. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट ग्रिड. और इसके बेसिस पर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बेसिस पर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं दैट विल बी हेल्पिंग इन आइडेंटिफाइंग, capturing and prosecuting the terrorists and help the preempt terrorist plots. So वहाँ पर हम लोग terrorist plots होने से पहले ही हम लोग preemptive stage में ही हम लोग measures लेने की बात करें so that we have an upper hand. That is the significance of the net grid. With that, now let's move to our next aspect, that is the concerns relating to the net grid. The first basic concern regarding the NatGrid is that क्योंकि ये digitalized database है, क्योंकि एक centralized database है, the first issue is regarding the violation of the privacy. यहाँ पर different aspects है. For example 22 different sets of data जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं. आपके बैंक के डिटेल्स, आपके ट्रांसपोर्टेशन के डिटेल्स, इमिग्रेशन के डिटेल्स, different agencies के डिटेल्स. So यहाँ पर there is a question of violation to privacy also. Second point here
इसकी जो एफिकेसी है इन प्रिवेंटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज, दैट इज ऑल्सो अंडर क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन में है? क्योंकि जो मकसद था नाइट ग्रिड बनाने का, दैट वाज टू हैव एंड टू प्रिवेंट एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज। और टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए जो पोलिसिंग एजेंसीज हैं, जो स्टेट पॉलिसीज है, उनके पास आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। अब यहां पर द डाटा ऑफ दिस नाइट ग्रिड इज नॉट प्रोवाइडेड टू एनी स्टेट एजेंसीज। वहां पर स्टेट एजेंसीज को प्रोवाइड करने की बात नहीं कही गई है। जब तक आप स्टेट एजेंसीज को या पुलिस फोर्सेस को या स्टेट पुलिस फोर्सेस को आप नहीं दोगे, हाउ कैन यू प्रिवेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज? दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। द थर्ड इशू रिगार्डिंग दिस नाइट ग्रिड इज दैट अकॉर्डिंग टू फ्यू एक्सपर्ट्स, जो डिजिटल डाटाबेसेस हैं, दे कैन बी मिसयूज। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग द स्नोडन केसेस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुए थे। स्नोडन केसेस के बाद हम लोग को पता चला कि जो मास सर्वेलेंस है वहां पर कैसे मिसयूज किए जा सकते हैं, जो स्टेट का ओवररीच है वो कैसे हो सकता है। एंड अगेन द सेम क्वेश्चन कैन बी हेल्ड टू द नाइट ग्रिड। सो इसके कारण जो नाइट ग्रिड है उसके परफॉर्मेंस एज वेल एज जो मैंडेट है, दे आर इन क्वेश्चन। विद दैट क्लैरिटी इन माइंड, now let's move to our next aspect, that is on the role of the governor। अब यहाँ पर बात करते हैं गवर्नर का रोल क्या है। Now this governor, ये जो इशू है, they are very contentious nature, और इसीलिए we have already discussed this topic in great details in our 18th October video, जहाँ पर गवर्नर कौन होते हैं, गवर्नर में संविधान में कौन से प्रोविजंस हैं, कौन से सेफगार्ड्स हैं, एज वेल एज गवर्नर के कौन से हैं पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन से हैं, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं, कौन से रिकमेंडेशंस हैं, ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस इन आवर 18th October वीडियो itself. So please refer to this video so that you have a very good critical understanding on this topic. With that, now let's move to our next article, that is on the genetically modified mustard. अब यहाँ पर जो genetically modified mustard है, that we have already discussed in our yesterday's video, that is of 27th October, जहाँ पर genetically modified organisms as well as इंपॉर्टेंस क्या है उसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, कैसे आप मॉडिफाई करवा सकते हो, एज वेल एज जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैसे आप मॉडिफाई कर रहे हो, उससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या एज वेल एज प्लांट्स में मॉडिफाई करने के बाद क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कौन से एजेंसीज है जो कि इसके जो कमर्शलाइजेशन है उसे ओवररेट करते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस इन आवर 27th October video itself. So please refer to the video so that you have a very good understanding of this genetically modified crops as well as plants. With that, now let's move to our next aspect, that is on the report of the United Nations Environment Program. अब यहाँ पर जो report की बात की जा रही है, that is the emission gap report of the UNEP. So let's start with the report. The report is the emission gaps report of 2022. अब यहाँ पर रिपोर्ट में जाने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एमिशन रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू एमिशंस एंड टाइम, सो हम लोग ने काफ़ी सारे ऑब्लिगेशंस बनाए, काफ़ी सारे हम लोग ने टारगेट्स अचीव किए हैं, और टारगेट्स हम लोग ने बताया कि पर्टिकुलर ईयर तक हम लोग इतना एमिशंस जो है वो कट करेंगे इन आवर प्रीवियस COPs ऑफ UNFCCC। अब इस एमिशंस को अगर टाइम के साथ अगर हम लोग प्लॉट करें, सो जो हम लोग के पास प्रोजेक्टेड हैं, जो हम लोग अभी एज ऑफ नाउ हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो हम लोग को करना चाहिए, दैट गैप इज नॉन एज द एमिशन गैप। और इस एमिशन गैप से रिलेटेड रिपोर्ट को कहते हैं हम लोग एमिशन गैप रिपोर्ट ऑफ 2022। अब बात करते हैं ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि हर साल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ 2022 इज दी 13 रिपोर्ट, जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो एक डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन वेयर ग्रीन हाउस गैसेस और एमिशंस आर प्रेडिक्टेड टू बी इन द 2030 एंड वेयर दे शुड बी टू अवॉइड द वर्स्ट इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और इस डिफरेंस को वो दिखा रहे हैं, दे हैव हाईलाइटेड दिस डिफरेंस, दे हाईलाइटेड दिस शॉर्टकमिंग्स इन दिस रिपोर्ट। और हर साल के जो रिपोर्ट्स आते हैं वहाँ पर हर साल देयर आर डिफरेंट थीम्स। द थीम ऑफ द 2022 एमिशन रिपोर्ट इज द Closing window, climate crisis calls for the rapid transformation of societies. That is the theme of the 2022 report. अब देखते हैं कौन से इसमें मेजर अंडरस्टैंडिंग्स, मेजर आउटकमिंग क्या है, फाउंडिंग्स क्या है। तो फर्स्ट फाइंडिंग हियर इसकी यहाँ पर ये कह रहे हैं, द रिपोर्ट इज स्टेटिंग दैट द कंट्रीज का जो न्यू एज वेल एज अपडेटेड जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जो NDCs थे, दे आर क्वाइट शॉर्ट। अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी सबमिशंस दैट वी हैव प्रपोज्ड इन दी COP 2026, तो उसके अकॉर्डिंगली वी आर रिड्यूसिंग ओनली 0.5 गिगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। सिर्फ और सिर्फ उतना ही हम लोग कंपेयर करने के लिए हम लोग कम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर न्यू एंड अपडेटेड NDCs।
जो कि COP में लोग मैंडेट किए थे, उसके बावजूद भी हम लोग ने काफ़ी सारे NDCs हम लोग ने मैंडेट किए थे, काफ़ी सारे न्यू अपग्रेड किए थे, उसको और अपडेट किए थे। अपडेट करने के बावजूद भी हम लोग सिर्फ कितना कम कर पा रहे हैं, 0.5 gigatons of CO2 equivalent. Another feature here that they have mentioned here is कि countries are off track to achieve even the globally highly insufficient NDCs. जो सबसे कम जो NDCs थे, जो सबसे कम टारगेट्स थे, वो भी हम लोग अचीव शायद ना कर पाए अगर हम लोग प्रेजेंट पॉलिसीज के बारे में देखें तो। Another feature which is coming out of this report is that जो emission gap है in 2030 that is 15 gigatons of CO2 annually. अगर हम लोग रेस्ट्रिक्ट करना चाहें 2030 तक जो इंक्रीज इन द टेम्परेचर है वो हम लोग रेस्ट्रिक्ट करना चाहें बाय 2 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग ये 2 डिग्रीज को अगर 1.5 डिग्रीज में रेस्ट्रिक्ट करना चाहें देन जो इक्विवेलेंट गैप है, जो एमिशन गैप है, दे आर अराउंड 23 गिगाटन्स ऑफ CO2. सो इतना हम लोग कम है, हम लोग इतना शॉर्टफॉल है जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं। अदर फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट इज कि यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं जो कि करेंटली एट प्लेस हैं, दे आर हैविंग नो एडिशनल एक्शंस जो कि वो प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। और एज ऑफ नाउ अगर हम लोग एज ऑफ नाउ प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से चलें, प्रेजेंट एमिशंस के अकॉर्डिंगली चलें, तो बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो इंक्रीज इन द टेम्परेचर है, दे वुड बी वे अबाउ द 1.5 टारगेट और 2 टारगेट, दे वुड बी हैविंग 2.8 डिग्री सेल्सियस। जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर में दैट वुड बी अराउंड 2.8 डिग्री सेल्सियस। दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस एमिशन गैप रिपोर्ट। लास्ट फीचर हियर कि यहाँ पर ये रिपोर्ट में वो कहते हैं अगर हम लोग को 1.5 डिग्री सेल्सियस का अगर टारगेट को अचीव करना है देन वी हैव टू इंक्रीज आवर वर्क। जो एमिशंस हम लोग एज ऑफ नाउ कट कर रहे हैं उस एमिशंस में और 45% मोर कट करने पड़ेंगे, देन ओनली वुड बी एबल टू अचीव द डेडलाइन जो कि है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो इंक्रीज है वो रेस्ट्रिक्ट करें बाय द ईयर 2030। सो इस रेस्ट्रिक्शंस को अगर हम लोग को टारगेट को अचीव करना है देन वी हैव टू हैव मोर कट्स एंड वी हैव टू रिड्यूस द एमिशंस बाय 45% मोर देन व्हाट वी आर इंटेंडेड टू डू। That is coming out of the emission gap report of 2022. अब और कुछ मेजर फीचर्स को देखते हैं विद ग्राफ्स। The first graph here is showing that the greenhouse gas emissions are highly uneven across the regions and the countries. So यहाँ पर रिपोर्ट में वो कह रहे हैं अगर हम लोग टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को देखें, सो चाइना इज हैविंग द हाईएस्ट एमिशंस, इसके बाद इंडिया इज इन द 3rd नंबर। बट अगर हम लोग पर कैपिटा एमिशंस के हिसाब से देखें देन यूएसए इज द कल्प्रिट। सो यहाँ पर यूएसए पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। द मेजर कल्प्रिट हियर, द मेजर वन टू ब्लेम इज द यूएसए। एट द सेम टाइम चाइना एंड इंडिया ऑल्सो हैज टू मेक वेरियस एफर्ट्स टू रिड्यूस इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। Another point here is showing कि जो कॉल्स हैं जो कि कंट्रीज लिए हैं, जो कि बीच बीच में उन्होंने रिविजिट किए हैं, जो NDCs थे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि उन्होंने अपडेट किए थे, जो कि रिवाइज किए थे, इसके बावजूद भी वो काफ़ी कम प्रपोज कर पाए, बावजूद भी जो एमिशंस रिड्यूस कर पाए, दे आर वेरी लेस टू हैव टू मीट द टारगेट दैट वी आर इंटेंडेड। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें न्यू एज वेल एज अपडेटेड NDCs का, सो जो हम लोग एमिशंस कम कर पा रहे हैं दे आर ओनली अराउंड 1600 मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एंड दे आर वेरी माइक्रोकॉस्मल। जो ग्लोबली डिटरमाइंड जो NDCs थे, जो इंडिया के जो NDCs है, उससे हम लोग को अगर हमको रीच करना है, एकम्प्लिश करना है, सो इंडिया हैज़ टू डू अ लॉट मोर वर्क। दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस रिपोर्ट। Another point here coming out of this report is showing कि अगर हम लोग के जो अपडेटेड जो पॉलिसीज हैं उसको भी अगर हम लोग परफॉर्म करें तो कितना टाइम तक हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, क्या टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे। सो लेट्स सी दिस ग्राफ्स। इस ग्राफ में ये दिखाया जा रहा है कि अगर हम लोग 2010 पॉलिसी सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली चले, 2010 में जो पॉलिसी सिनेरियोज थे हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली चले तो जो एमिशंस हम लोग के पास होने चाहिए थे दे वुड बी अराउंड 68 गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। बट इसके बावजूद भी हम लोग ने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ लिए थे, हम लोग ने एमिशंस कट करने के हम लोग ने टारगेट्स बताए थे। और अगर हम लोग करंट पॉलिसीज़ को देखें तो करंट पॉलिसीज़ में जो एमिशंस होंगे दे वुड बी अराउंड 58 गीगाटन्स ऑफ CO2। देन अगर हम लोग जो NDCs हैं कंडीशनल एज वेल एज अनकंडीशनल दोनों को मिला के भी अगर हम लोग ओवरसी करें, उसको इम्प्लीमेंट करें इन अ टोटल वे, देन ऑल्सो जो टारगेट है दैट इज टू रिस्ट्रिक्ट द इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2030, इस टारगेट को अचीव करने के लिए विड बी हैविंग शॉर्ट ऑफ
23 gigatons ऑफ CO2, उतना कम हम लोग और फेस करेंगे. सो दैट इज ए शॉर्टफॉल. दैट मीन्स अगर हम लोग अनकंडीशनल और कंडीशनल दोनों को भी अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें टू दिस फुलेस्ट एक्सटेंट, देन ऑल्सो वी हैव टू डू अ लॉट मोर वर्क, ताकि हम लोग इस टारगेट को अचीव कर पाएं. सो दैट मीन्स दिस टारगेट इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू फेल. विद दैट नाउ लेट्स सी कि क्या क्या है फाइनेंशियल सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू वेरियस सेक्टर्स. सो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्क करें, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें कि कितना मोर वर्क इज रिक्वायर्ड, देन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड द लैंड यूज, वहाँ पर और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है. अगर हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ये वैसे फील्ड्स है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज वेरियस गवर्नमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस प्रोवाइड कर चुके हैं, वो मोबिलाइज कर चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं. बट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में काफ़ी और वर्क करने की ज़रूरत है. दैट इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट ग्राफ. सेकेंड ग्राफ इज शोइंग विद रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ द इकोनॉमी. अगर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी के रेस्पेक्टिव अगर बात करें, सो डेवलप्ड इकोनॉमीज और कंट्रीज हैव डन फेयरली वेल, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे हैव टू डू अ लॉट मोर इफ दे हैव टू टारगेट और अचीव द टारगेट ऑफ द 2030. विद दैट अब देखते हैं रीजन स्पेसिफिक क्या है. अगर रीजन स्पेसिफिक की बात करें, देन द पॉइंट इज ऑन द साउथ एशिया. जो साउथ एशिया है, अगर कंट्री स्पेसिफिक बात करें, साउथ एशिया इज डन सेवरली वेल, बट एट द सेम टाइम उनकी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो एनुअल ईयरली फ्लो है फाइनेंसेस के, दे आर वेरी लेस. दैट मीन्स अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, इसके बावजूद भी उन्हें और ज़्यादा परफॉर्म करना है अगर टारगेट वो अचीव करना चाहते हैं, दैट इज ऑफ 2030. सो द साउथ एशिया हैज़ टू डू अ लॉट मोर इन कंपैरिजन टू द अदर रीजन्स. That is something that you can understand out of the emission gap report of 2022. With that, now let's see our next article, that is on the Monetary Policy Committee. अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फिजिकल पॉलिसी से अलग है. दैट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 13 अक्टूबर वीडियो, जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी से अलग है, मॉनेटरी पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो टारगेट्स है उसे अचीव करने के लिए कौन से टूल्स हैं, टूल्स के जो स्पेसिफिकेशंस, दैट ऑल्सो द सेम टाइम एमपीसी क्या है, एमपीसी कैसे बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कंपोजिशन क्या है, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, वो कैसे क्योरम डिसाइड करते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 13th अक्टूबर वीडियो. So please refer to the video because it is very important from Indian economy's perspective. With that, now let's move to our next aspect, that is the quiz of the day. The first question is regarding the additional protocol of IAEA. The second question is regarding the rule of law index. Please try to attempt these questions. Both these questions are previous year questions और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF. You would get a link in the video's description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.